हेलो कोडर्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट बिल्ट इन फंक्शन और एक दो इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। एक ये है कि कॉपी फंक्शन और लिस्ट फंक्शन इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे जो प्लस सिंबल यूज़ किया जाता है, ठीक है, अगर लिस्ट के अंदर आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दोनों में अगर हम प्लस सिंबल यूज़ करते हैं तो क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्यों हमको डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आते हैं। तो उस टॉपिक के ऊपर भी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लिस्ट बिल्ट इन फंक्शन, क्योंकि कल हमने लिस्ट क्या होती है, इसको किस तरीके से स्टोर किया जाता है, लिस्ट के ऑपरेशंस क्या है, ये चीज़ें तो हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की जो टॉपिक होगी वो लिस्ट बिल्ट इन फंक्शंस के ऊपर होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग ऐड करता हूँ, लिस्ट बिल्ट। अब लिस्ट बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं? अगर कोई पूछा आपको इंटरव्यू में तो आप इसका सिंपल आंसर ये है, जैसा कि प्रिंट है। तो प्रिंट क्या है? ये बिल्ट इन फंक्शन है। 2 तरीके के फंक्शंस होते हैं, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन और एक बिल्ट इन फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शन किसको बोलेंगे? एज़ अ डेवलपर जब आप कोई फंक्शन खुद से क्रिएट करते हो, तो वो हो गया यूज़र डिफाइंड फंक्शन। लेकिन जो फंक्शंस जो पाइथन के जो फाउंडर्स थे, जो डेवलपर्स थे, जो डिज़ाइनर्स थे, उन्होंने बनाए थे, जभी भी आप पाइथन के कोड लिखते हो, उसके लिए आपको कुछ भी एक रेडीमेड आंसर आपको जनरेट करना है। जैसा कि प्रिंट फंक्शन हो गया, टाइप फंक्शन हो गया, इनपुट फंक्शन हो गया। तो ये आपने नहीं बनाए हैं, बल्कि पाइथन डेवलपर्स ने बनाए हैं, जिन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया है। तो पाइथन के अंदर जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे कि स्ट्रिंग टॉपिक हो गए, तो स्ट्रिंग के अंदर बिल्ट इन फंक्शन था, राइट? तो सिमिलरली अब लिस्ट के अंदर भी बिल्ट इन फंक्शंस होंगे। अब आगे जाके हम टपल रहेगा उसके ऊपर भी बात करेंगे, सेट डिक्शनरी, तो सेम थिंग। लिस्ट बिल्ट इन फंक्शन का मतलब यही है कि लिस्ट के ज़रिए से आपको जो भी रिजल्ट्स जनरेट कराने हैं, वहाँ पे आपको लूप लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कंडीशंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिर्फ़ एक ही लाइन के अंदर उस कोड को, यानी कि उस रिजल्ट को आप जनरेट करा सकते हो यूजिंग व्हाट? यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शन एक रेडीमेड फंक्शन है, ठीक है? तो यहाँ पे आप सबसे पहले जो बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे, वो एडिंग द डेटा। अब इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, अगर आपको डेटा ऐड करना है, रिमूव करना है, आपको इसकी लेंथ फाइंड आउट करना है, कुछ कैलकुलेशंस आपको कराने हैं या फिर आपको सॉर्टिंग करने हैं, असेंडिंग फॉर्मेट, डिसेंडिंग फॉर्मेट, ये सारे के सारे आप कर सकते हो बिल्ट इन फंक्शंस के ज़रिए। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है हमारा एडिंग, यानी कि अगर आपको कुछ भी डेटा अगर आपको ऐड करना है, तो आप किस तरीके से ऐड कर सकते हो। तो सबसे जो पहले फंक्शन आता है वो एक अपेंड फंक्शन। तो अपेंड फंक्शन क्या करता है? ये आपका ऑर्डर वाइज़ डेटा आपको ऐड करता है। एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक लिस्ट है, यहाँ पे मैं एक लिस्ट ऑलरेडी हमने ए वेरिएबल स्टोर किया था, उसके अंदर ए यहाँ पे नहीं बता रहा है। हम एक काम करता हूँ, मैं इसको मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ ताकि सारा का सारा जो डेटा था वो आ जाए, ठीक है? सिर्फ़ आउटपुट मैं जनरेट नहीं करूँगा। अब मैं ए वेरिएबल को रन करके देखता हूँ, शायद हमने ए स्टोर नहीं किया था, यहाँ पे मैं शायद ए1 स्टोर किया था, ए1 भी नहीं पता, कोई बात नहीं। फिर से स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे एक मैं डेटा ले लेता हूँ 1, 2, ठीक है? तो अब ये डेटा मेरे पास आ चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ और डेटा मुझे ऐड कराना है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अपेंड फंक्शन। तो यहाँ पे आप कोई भी डेटा, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मैंने ऐड कर दिया, तो अब ये ऑर्डर वाइज़ डेटा ऐड होगा। ऑर्डर वाइज़ का मतलब क्या होगा कि पहले 1 हमने वैल्यू दी थी, फिर 2 दी थी, तो ये 1 बाय 1, यानी कि पहले 1 ही आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3। तो अब 10 कहाँ पे आएगा? ऑर्डर वाइज़ 3 के बाद आएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1, 2, 3 और 10 आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यू भी देता हूँ, अपेंड फंक्शन, और जैसे कि 5 दे दिया मैंने, तो अब ये 10 के बाद क्या आ जाएगा? 5। तो अपेंड फंक्शन क्या करता है, जभी भी आप कोई भी इसके अंदर डेटा को ऐड करते हो, वो ऑर्डर वाइज़ डेटा को ऐड करेगा। अब समझ लीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे जो डेटा ऐड कराना है, वो स्पेसिफिक जगह पे ही ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब 2 के बाद मुझे कुछ और डेटा यहाँ पे ऐड कराना है, या फिर 3 के बाद कुछ डेटा ऐड कराना है, या फिर 1 से पहले कुछ ऐड कराना है, यानी कि पहला एलिमेंट मुझे मेरे हिसाब से कुछ वैल्यू चाहिए। तो जब आप क्या करेंगे, तो हमारे पास एक और फंक्शन होता है इंसर्ट फंक्शन। ये फंक्शन क्या करेगा, आपका इंडेक्स के हिसाब से काम करेगा, यानी इंडेक्स वैल्यू। आप समझ लीजिए कि ये पहले 1 आ रहा है, इसकी जगह मुझे कुछ और वैल्यू चाहिए। कुछ और वैल्यू क्या चाहिए आपको? यहाँ पे मैं ए डॉट इंसर्ट फंक्शन, तो कहाँ पे चाहिए आपको? 0 इंडेक्स। क्या वैल्यू चाहिए? एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, हाय मुझे चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहली जो वैल्यू हो जाएगी वो हाय वैल्यू आ जाएगी। ठीक है? क्लियर है आपको? आप समझ लीजिए कि मुझे 2 और 3 के बीच में कुछ और डेटा ऐड कराना है। तो क्या करोगे आप, किस तरीके से ऐड करोगे? 2 और 3 के बीच में। तो ये मेरा 0, ये मेरा 1, ये मेरा 2। अब जो इनके बीच में आएगा, मतलब कि थर्ड इंडेक्स, तो किस तरीके से ए डॉट इंसर्ट फंक्शन, थर्ड इंडेक्स, क्या वैल्यू चाहते हो आप? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कुछ बूलियन वैल्यू चाहिए, ट्रू। तो अब यहाँ पे देखिए 2 और 3 के बीच में यहाँ पे ट्रू आ गया, इस तरीके से। यानी जो भी आपको डेटा आपके एक स्पेसिफिक पोज़ीशन पे, स्पेसिफिक जगह पे आपको डेटा को भिजाना है, आपको वहाँ पे स्टोर कराना है, तो आप क्या यूज़ करोगे? इंसर्ट। ऑर्डर वाइज़ आपको डेटा ऐड कराना है, तो क्या यूज़ करोगे? अपेंड फंक्शन। तो बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है अपेंड और इंसर्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा एक और फंक्शन आता है, हमारा एक्सटेंड फंक्शन। अब एक्सटेंड फंक्शन का काम क्या है? एक्सटेंड फंक्शन का काम ये है कि जभी भी आप
मल्टीपल डेटा को आपको स्टोर कराना होता है, तो जब आप एक्सटेंड फंक्शन को यूज़ करोगे। एक से ज़्यादा डेटा को आपको ऐड कराना है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है, ये जो डेटा हमारा स्टोर होगा वो ऑर्डर वाइज़ स्टोर होगा। ऑर्डर वाइज़ स्टोर द मल्टीपल, यानी कि आपको जो भी डेटा आपको ऐड करना है, वो डेटा आपका ऐड हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल आप ए के अंदर ये इतनी चीज़ें हैं, अब समझ लीजिए कि मुझे कुछ और ऐड कराना है, तो आप एक्सटेंड फंक्शन यूज़ करोगे और यहाँ पे आप डाल दोगे जो भी आपको डेटा ऐड कराना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऐड कराना है 20, 30, 40, तो अब ये जो 20, 30, 40 होगा वो ऑर्डर वाइज़, यानी कि लास्ट जो वैल्यू थी आपकी 5 थी, तो 5 के बाद ही ऐड होगा, 5 के बाद 20, 30, 40। अब समझ लीजिए कि आपके पास एक और डेटा सेट था, उसको यहाँ पे भिजाना है। यहाँ पे समझिए कि b इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ डेटा सेट था 11, 12 समथिंग 25, ओके, 4, इस तरीके से आपका डेटा था। अब ये डेटा को आपको यहाँ पे भिजाना है, तो ये भी अब ऑर्डर वाइज़ ही जाएगा। किस तरीके से जाएगा? इस तरीके से a डॉट एक्सटेंड कौन-सा था? बी वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा सेट था, सारे डेटा को आप यहाँ पे भिजा रहे हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 30, 40, 40 के बाद आया आपका 11, 12, 4, इस तरीके से। इस तरीके से आप, अगर आपके पास कोई रिपीटेड डेटा है उसको भी भिजाना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ए डॉट कुछ रिपीटेड डेटा आपको भिजाना है वो भी भिजा सकते हो। एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे भिजाना चाहता हूँ 2 रिपीटेड हो रहा है, 10 रिपीटेड हो रहा है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे आप, यहाँ पे मैंने फंक्शन सिंबल नहीं डाला था, इसलिए मुझे एरर आया। तो फंक्शन सिंबल डाल देते हैं और फिर से इसको रन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो 2 और 10 जो था रिपीटेड डेटा भी यहाँ पे अलाउ कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है। तो रिपीटेड डेटा भी बिल्ट इन फंक्शन से अगर आप ऐड करा रहे हो, तो सारे के सारी चीज़ें ऐड हो जाएँगे। अब ये हो गया, आप डेटा को ऐड कर रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, डेटा को मुझे रिमूव करना है। यानी आपके पास जो भी डेटा था उसको मुझे रिमूव करना है। अब यहाँ पे एक फंक्शन आता है रिमूव फंक्शन। तो रिमूव फंक्शन से क्या होता है कि जो भी आपने डेटा दे दिया वो डेटा रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ रिमूव फंक्शन, कोई भी स्पेसिफिक डेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे डाल दिया हाय, तो अब ये हाय जो है वो रिमूव हो जाएगा। स्पेसिफिक डेटा, कोई भी आपने डेटा दे दिया, वो डिलीट हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे हाय डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ और एक वैल्यू दे रहा हूँ ट्रू, तो अब यहाँ पे ट्रू जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। ए डॉट रिमूव, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। अब यहाँ पे 2 चीज़ें थी, यहाँ पे आप देखिएगा कि ट्रू मेरा रिमूव नहीं हुआ बल्कि 1 रिमूव हो चुका है। ये क्यों हुआ? क्योंकि अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो 0, 1 जो वैल्यू होती है, वो ट्रू और फ़ॉल्स की तरीके से ही होती है। अगर आपने फ़ॉल्स डाला है, तो वो 0 कंसीडर करेगा और अगर आपने ट्रू डाला है, तो वो 1 कंसीडर करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 1 भी था और यहाँ पे ट्रू भी था। तो ये 2 डेटा सिमिलर डेटा थे, इसीलिए जब भी आपने यहाँ पे मेंशन किया ट्रू, तो ये 1 जो है वो डिलीट हो गया क्योंकि जो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है। तो अगर मैं ए डॉट रिमूव अगर यहाँ पे 2 लिखता हूँ, तो पहले कौन-सा डेटा जो सीरियल वाला आ रहा है, जो फर्स्ट इंडेक्सिंग है, तो ये 2 रिमूव हो जाएगा, ये 2 जैसा का वैसा ही रहेगा। आप देख सकते हो, जैसे इसको मैंने रन किया, तो पहला जो 2 था, वो रिमूव हो चुका है। ये जो 4, 2, 10 था, ये जैसा का वैसा है। ठीक है, इस तरीके से। तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अब हम फिर से रिमूव डाल के ट्रू को डिलीट कराते हैं, तो ये अब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ट्रू अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से अगर आपको क्या करना है, एक स्पेसिफिक अ, इंडेक्स को अगर आपको डिलीट करना है, तो आप किस तरीके से डिलीट करोगे? तो हमारे पास आता है पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन और यहाँ पे आपको ऐड करना है इंडेक्स वैल्यू, यानी कि मुझे जो भी आपको इंडेक्स वैल्यू आपको डिलीट कराना है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। डिलीट इंडेक्स वैल्यू। आप समझ लीजिए कि मुझे ये 20 डिलीट कराना है, तो इंडेक्स क्या आ जाएगा इसका 0, 1, 2, 3। तो जैसे ही आप यहाँ पे मेंशन करोगे a डॉट पॉप 3 इंडेक्स, तो ये आपका 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स। थर्ड पे 20 है, तो आप देख सकते हो कि 20 डिलीट हो गया। अब 5 के बाद पहले 20 था, अब देखिए 5 के बाद डायरेक्ट 30 आ रहा है, क्योंकि 20 डिलीट हो चुका है। इसके अलावा अगर आपको लास्ट वैल्यू आपको रिमूव कराना है, यानी कि मेरे लास्ट वैल्यू ऑटोमेटिक रिमूव होते जाएँ, तो उसके लिए आप सिर्फ पॉप जो फंक्शन होता है, उसको आप मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पॉप फंक्शन रन कर दिया, लास्ट वैल्यू कौन-सी है? लास्ट वैल्यू आपकी जो है वो 10 है। तो यहाँ पे जैसे मैं मेंशन कर दूँ, तो आप देख सकते हो 10 प्रिंट हुआ, इसका मतलब कि 42 लास्ट जो था हमारा 42 के बाद 10 था। तो आप देख सकते हो 42 के बाद अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 जो था वो रिमूव हो गया है पॉप फंक्शन के ज़रिए से। अगर मैं फिर से पॉप फंक्शन चलाता हूँ, तो 4 के बाद 2 था, तो वो 2 डिलीट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 4 के बाद 2 था, ये 2 डिलीट हो गया है और 25 के बाद जो है वो 4 ही है। क्लियर गाइस? उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। अब मुझे क्या करना है कि ठीक है, मुझे मल्टीपल डेटा को डिलीट करना है। अब समझ लीजिए मुझे 30 भी डिलीट करना है, मुझे 40 भी डिलीट करना है, इस तरीके से। या फिर 30, 40, 11, 12 ये 4 डेटा को मुझे डिलीट करना है। किस तरीके से मैं डिलीट करूँ? तो आप यहाँ पे कौन-सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे स्लाइसिंग, रिमूव यूजिंग स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो अब यहाँ पे एक एक जो कमांड आता है वो डिलीट कमांड आता है। समझ लीजिए कि आपके पास एक डेटा सेट था, समझिए कि बी आपका डेटा सेट था। अगर आपने डिलीट बी लिख दिया, तो अब ये क्या करेगा? ये कंप्लीट वेरिएबल को डिलीट कर देगा। ठीक है, कंप्लीट वेरिएबल।
तो अब यहाँ पे अगर आप बी प्रिंट करके देखेंगे तो यहाँ पे नेम एरर आएगा क्योंकि बी कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। तो आपको स्लाइसिंग के ज़रिए से वैल्यूज़ को निकालना है। जैसा कि अभी मेरे ए है, इसके अंदर से मुझे 30, 40, 11, 12 ये 4 वैल्यूज़ को मुझे निकालना है। तो आप किस तरीके से निकालोगे आप यहाँ पे? आप मेंशन करोगे डिलीट ए, अब यहाँ पे इंडेक्सिंग मेंशन करोगे। ये हो गया आपका 0, 1, 2 तो अब यहाँ से आएगी 3, 4, 5, 6 तो आप इस तरीके से पहले चेक भी कर सकते हो ए 3 टू 7 तो आप देख सकते हो 30, 40, 11, 12 ये 4 वैल्यूज़ मेरे प्रिंट हो रहे हैं तो आप सिंपली लिख दो डिलीट ऑफ ये 4 वैल्यूज़। तो आप जैसे अब यहाँ पे चेक करोगे तो आप देख सकते हो कि 5 के बाद 30, 40, 11, 12 आ रहा था, अब नहीं आ रहा है। 5 के बाद डायरेक्ट लास्ट जो 2 वैल्यूज़ थे 25 और 4 वो वैल्यूज़ प्रिंट हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। आप समझ लीजिए कि मुझे क्या करना है, सारे के सारे जो वैल्यूज़ है, मुझे क्लियर करने हैं। ठीक है? सारा का सारा जो डेटा था, मुझे क्लियर करना है या फिर आप बोल सकते हो एम्प्टी वेरिएबल यानी कि वेरिएबल रहना चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो डेटा था, उसको मुझे डिलीट कर देना है। तो बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डिलीट वर्सेस क्लियर का डिफरेंस क्या है? तो डिलीट जो कमांड है, वो क्या करेगा कंप्लीट वेरिएबल को ही डिलीट कर देगा। लेकिन क्लियर जो फंक्शन है, वो क्या करेगा? वो सिर्फ़ जो वेरिएबल के अंदर का डेटा था, उसको डिलीट करेगा, वेरिएबल को डिलीट नहीं करेगा। जैसा कि हमने बी डिलीट का ऑप्शन यूज़ किया, तो बी कंप्लीट वेरिएबल डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं ए क्लियर कमांड चलाऊँ, तो अब ए को रन करके देखूँ, तो ए मेरा एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, एम्प्टी लिस्ट। तो जभी भी आपको क्या करना है, वेरिएबल को डिलीट करा देना है, तो आप डिलीट कमांड यूज़ करो, डीईएल। लेकिन आपको क्या करना है, वेरिएबल को रखना है, सिर्फ़ उसके अंदर के डेटा को क्लियर करना है, एम्प्टी वेरिएबल करना है, तो आप क्या यूज़ करोगे? आप क्लियर फंक्शन को यूज़ करोगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो कमेंट ज़रूर कीजिए और हर वीडियो को आप लाइक करते जाइए। तो अभी जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मैं जितनी भी मेहनत कर रहा हूँ, वो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, यूट्यूब क्या करे, दूसरे स्टूडेंट तक भी इस वीडियो को पहुँचाए। ठीक है? तो लाइक करना ना भूलें वीडियो को, हर वीडियो को लाइक करते जाएँ और कमेंट में बताते जाएँ कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हम है हमारी, वो है हमारा लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करेगा कि आपके वेरिएबल के अंदर कितना डेटा स्टोर है, वो आपको बता देगा। तो मैं यहाँ पे कुछ डेटा को स्टोर करा लेता हूँ, समथिंग 2, 3, 4, 5, 7 फिर से समथिंग 2, 10, 20 ठीक है? इस तरीके से कुछ डेटा को स्टोर करा लिया। तो अब इसके अंदर कितना डेटा स्टोर है, तो आप लेंथ फंक्शन जैसा ही चलाओगे, ये बता देगा कि इसके अंदर 10 डेटा स्टोर है, इस तरीके से। अगर आप इसको कैलकुलेशन करना है कि ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, इसका मुझे सम निकालना है, तो आप इस तरीके से सम फंक्शन यूज़ करके भी इसका सम कैलकुलेट कर सकते हो, इस तरीके से। नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या करना था यहाँ पे, एवरेज निकालना था। तो एवरेज किस तरीके से, तो एवरेज के लिए कोई रेडीमेड फंक्शन नहीं है, आपको सम और लेंथ 2 भी यूज़ करना होगा। किस तरीके से आप इन चीज़ों को यूज़ करोगे? सम ऑफ द वैल्यू डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वैल्यू। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, रिजल्ट इक्वल्स टू सम ऑफ द लिस्ट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द लिस्ट, ठीक है? और यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ मेरा रिजल्ट। तो ये मुझे इसका एवरेज निकाल के दे देगा। इसके अलावा मुझे अगर मैक्सिमम वैल्यू चेक करना है, तो मैक्सिमम ऑफ द गिवन लिस्ट इस तरीके से आप मैक्सिमम फंक्शन यूज़ कर सकते हो। मिनिमम वैल्यू भी चेक कर सकते हो कि इसके अंदर मिनिमम वैल्यू कौन-सी थी। तो ये सारे के सारे ये चीज़ें बता देगा। इसके अलावा आप सॉर्टिंग भी कर सकते हो सॉर्ट फंक्शन के ज़रिए से। तो ये सारे के सारी चीज़ों को सॉर्ट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसको आपको रिवर्स कराना है, तो आप रिवर्स कर सकते हो, यानी कि वो सारे के सारे जो वैल्यूज़ थे, इसको रिवर्स कर देगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस तरीके से आप जो सॉर्टिंग कॉन्सेप्ट है, सॉर्ट और रिवर्स फंक्शन के ज़रिए से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको चेक करना है कि कोई डेटा जो है वो रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक फंक्शन आता है काउंट और यहाँ पे मैंने कोई डेटा ऐड करा दिया। समझिए कि मुझे 10 ऐड करा, देखिए 10 कितने बार रिपीट हो रहा है। तो एक ही बार रिपीट हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा मैं अगर कोई और डेटा ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 100 चेक करना है, तो 100 अभी अवेलेबल ही नहीं है इस डेटा सेट के अंदर, तो ये 0 बता रहा है। कुछ और डेटा मुझे चेक करना है, 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, तो आप देख सकते हो 3 बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2, 2, 2 3 बार ये डेटा रिपीट हो रहा था, तो ये काउंट फंक्शन मुझे बता देगा। इसके अलावा ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था, जो इंटरव्यू के हिसाब से है, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। ये जो हम लिस्ट के अंदर यूज़ करते हैं कॉन्कैटिनेशन के लिए, तो क्या डिफरेंसेस होता है? तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट ले लेता हूँ, ए इक्वल्स टू समथिंग 1, 2, 3 और एक लिस्ट ले लेता हूँ, बी इक्वल्स टू समथिंग 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है? तो ये मेरे 2 लिस्ट हो गए। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक सी वेरिएबल ले लूँगा और यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं सिंपली एक स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, समथिंग 0 टू 2 ठीक है? और यहाँ पे प्लस सिंबल यूज़ करूँगा और यहाँ पे बी वेरिएबल का कुछ डेटा ले लूँगा, समथिंग सेम ले लेता हूँ या फिर 1 टू 3 तो 0 टू 2 का मतलब कौन-सा हो गया कि 0 इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स 2 ही आएँगे, 1 टू 3 का मतलब ये फर्स्ट और सेकंड ये 2 ही इंडेक्स आएँगे यहाँ पे, ठीक है? तो नेक्स्ट चीज़ एक और वेरिएबल ले लेता हूँ मैं डी और यहाँ पे क्या करूँगा मैं इंडिविजुअल जो आपकी वैल्यूज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका फर्स्ट इंडेक्स मैंने ले लिया, यहाँ पे लिख देता हूँ ए ऑफ 0
प्लस बी ऑफ 0 मैंने इस तरीके से ले लिया, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम इसका आउटपुट चेक करेंगे। तो ये हमारा ई का जो डेटा था, ओके, जो हमने स्लाइसिंग से लिया था, उसका रिज़ल्ट आ जाएगा और इसका मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं टाइप भी चेक कर लूँगा, ठीक है? यहाँ पे लिख देते हैं, कौन से टाइप में ये डेटा स्टोर हो रहा है, टाइप ऑफ द ई इस तरीके से। अब नेक्स्ट चीज़ मैं सेम इसी तरीके से डी वेरिएबल को भी ले लेता हूँ, डी और यहाँ पे भी मेरा डी आ जाएगा और यहाँ पे भी। तो अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है, सेम प्लस सिंबल और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स मेंशन कर सकते हो क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। तो अब यहाँ पे देखिएगा आपको 2 डिफरेंट आपको आंसर आएँगे। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहला जो आंसर था वो एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है, जो हमने स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट में यूज़ किया था 1, 2, 5, 6। लेकिन जब हमने सेम चीज़ हमने प्लस सिंबल डाला इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करके, तो वहाँ पे मुझे इंटीजर रिटर्न कर रहा है। ये क्यों इस तरीके से हो रहा है? आप वीडियो को पॉज़ कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है? कि अगर मैं स्लाइसिंग का ले रहा हूँ, तो मुझे क्यों लिस्ट रिटर्न कर रहा है, इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट से प्लस सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, तो क्यों रिटर्न कर रहा है? तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से है कि जैसे ही आपने कोई भी एक इंडेक्सिंग का डेटा ले लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल ए ऑफ 0 आपने इस तरीके से ले लिया और आप अगर आप इसका रिज़ल्ट चेक करते हो, ठीक है? आप किस तरीके से आप इसका रिज़ल्ट चेक कर सकते हो, टाइप ऑफ द सेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ए ऑफ 0, ठीक है? ए ऑफ 0 ये आपका, इसको मैं थोड़ा स्ट्रिंग में ले लेता हूँ, टाइप ऑफ ए ऑफ 0, ठीक है? उसका टाइप क्या है? नेक्स्ट चीज़ मैं सेम चीज़ क्या करूँगा, इसको स्लाइसिंग ले लूँगा, ठीक है? 0 ऑफ 1, टाइप ऑफ 0 ऑफ 1। तो जभी भी आप क्या करते हो, एक इंडिविजुअल डेटा को आप चेक करते हो, तो उसका मुझे टाइप क्या आएगा और जब स्लाइसिंग का अगर आप चेक करते हो तो क्या टाइप आता है देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। तो जभी भी आपने कोई एक इंडिविजुअल वैल्यू ली, तो उसकी टाइप क्या हो जाएगी, वो इंटीजर, यानी कि इसके अंदर जो डेटा था, वो इंटीजर डेटा आ रहा है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है मेरे प्रोजेक्ट की सीरीज़ में। आप देख सकते होंगे कि जब भी मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो वहाँ पे मैं एक्सेल से डेटा को एक्सेस कर रहा था। मुझे मैटप्लॉट के ज़रिए से ग्राफ डिस्प्ले कराना था, तो वहाँ पे मैंने इंटीजर फंक्शन यूज़ किया था, सारे के सारे डेटा को कन्वर्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा मुझे आ रहा था, वो स्ट्रिंग फंक्शन में आ रहा था, क्योंकि इंडिविजुअल वैल्यूज़ इस तरीके से हो रही थी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने लिस्ट में कोई डेटा डाल दिया, तो उसका कोई टाइप नहीं है, नहीं। हर लिस्ट के अंदर जो इंडिविजुअल डेटा आप स्टोर करा रहे हो, उसका स्पेसिफिक टाइप होता ही है, क्योंकि बेसिक जो डेटा टाइप्स है वो तो चेंज नहीं होंगे। जभी भी आप एक स्पेसिफिक डेटा को आप में चेक करोगे, तो उसका जो टाइप ऑफ द वैल्यू क्या निकलेगा, वो डेटा टाइप निकलेगा। लेकिन जब आप स्लाइसिंग स्लाइसिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि वो पार्ट ऑफ द डेटा, तो पार्ट ऑफ द डेटा मतलब कि क्या हो गया, वो पार्ट ऑफ द वो स्पेसिफिक डेटा सेट ही हो गया। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा मतलब वो एक पिज़्ज़ा का पार्ट है, लेकिन उसको भी आप पिज़्ज़ा ही बोलोगे। राइट? मैंगो का स्लाइस हो गया तो उसको आप मैंगो ही बोलोगे, उसका आप नाम तो चेंज नहीं करोगे ना, राइट? तो इसी तरीके से जब आप एक कोई भी पर्टिकुलर एक स्लाइस का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हो लिस्ट के अंदर से, तो वो टाइप जो होगी वो लिस्ट ही रहेंगी। लेकिन अगर इंडिविजुअल कोई डेटा अगर आप एक्सेस कर रहे हो, तो उसका टाइप क्या रहेगा? वो इंडिविजुअल डेटा टाइप रहेगा। तो ये डिफरेंस होता है। इसीलिए क्या हो रहा है कि ये जो प्रोग्राम था लाइन नंबर 75, हमने अगर इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, तो वो कैलकुलेशन कर रहा था, 4 + 1 5 हो रहा था। ये आप देख सकते हो 1 और 4 ये 5 हो गया, आंसर आपका 5 आ गया और टाइप जो होगी वो इंटीजर ही होगी, क्योंकि इंडिविजुअल पर आपने कैलकुलेशन की। लेकिन जब आप स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्या हो रहा है आपका ये 1 2 और ये 5 6 ये कॉन्कैटिनेशन हो रहे हैं। कॉन्कैटिनेशन का मतलब ये होता है कि 2 लिस्ट मिलके एक लिस्ट बना रही है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन था आपको समझ में आ गया। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है या आपको कुछ कन्फ्यूजन होती है, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो आप पूछ सकते हो। सेकंड इंटरव्यू क्वेश्चन ये था आपका कॉपी के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ये हमारी कॉपी करने की, ठीक है? कॉपी लिस्ट। तो कॉपी कॉपी लिस्ट के अंदर अब 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है? एक आपका आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। सेकंड कॉन्सेप्ट आ गया आपका कॉपी फंक्शन। थर्ड चीज़ हो गया आपका जो डेटा सेट कन्वर्जन फंक्शन है आपका, जो कैस्टिंग फंक्शन है, यानी कि इसका इसका नाम है हमारा लिस्ट फंक्शन, ठीक है? ये आपका लिस्ट फंक्शन है। यानी कि जो भी डेटा को आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो मैं कास्टिंग के बदले यहाँ पे डाल देता हूँ कन्वर्शन, क्योंकि डेटा सेट कन्वर्जन फंक्शन, यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा सेट कन्वर्जन फंक्शन। तो 3 चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, कोई भी आपका जो लिस्ट थी आप उसको कॉपी करा ले सकते हो। अगर एग्ज़ाम्पल के ज़रिए देखें, ये मेरा ए डेटा है, ठीक है? अब इसको मुझे कॉपी कराना है, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा बी इक्वल्स टू ए, ये भी एक मेरा मेथड है, मेथड नंबर 1, ठीक है? ये आप क्या कर रहे हो, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो आप। सेकंड चीज़ मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, सी इक्वल्स टू ए डॉट कॉपी फंक्शन, ठीक है? तो ये आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप कॉपी फंक्शन आपने यूज़ कर लिया। नेक्स्ट चीज़ जो होगी हमारी डी इक्वल्स टू, ये मैं यूज़ करूँगा लिस्ट फंक्शन, ये मेरा कन्वर्जन फंक्शन है, ठीक है? तो यहाँ पे लिख देता हूँ कन्वर्जन फंक्शन, ठीक है?
तो अब इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? अगर मैं चेक करूँ प्रिंट बी की वैल्यू और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ टाइप ऑफ द बी, ठीक है? यानी ये कौन-सा डेटा में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरीके से मैं सी को भी कर लूँगा और डी को भी कर लूँगा। यहाँ पे लिख देते हैं सी, यहाँ पे भी मेरा सी आ गया और ये डी की वैल्यू आ गई। ठीक है? अगर आपको चेक करा लेना है तो आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे लिख दूँगा मैं बी का वेरिएबल, सेम इसी तरीके से सी वेरिएबल और यहाँ पे हम डी वेरिएबल को भी ऐड कर लेंगे, ठीक है? तो इसको मैं रन कराता हूँ तो आप देख सकते हो कि सारा का सारा जो आंसर है, वो सेम ही है, ठीक है? आप देख सकते हैं 1, 2, 3 सब सेम 3 आपके पास ऑप्शन हैं। अब इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में आपको नहीं पूछेंगे, आपको पूछेंगे कॉपी फंक्शन वर्सेस लिस्ट फंक्शन। इसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस कब क्रिएट होगा जब आप कोई और यानी कि डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हो। जैसा कि अब ये जो था आपका प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ द ए, अब ये तो जो आपका था डेटा सेट ये आपका लिस्ट ही था। तो सारे के सारे लिस्ट में ही कन्वर्ट हुए। कोई और डेटा सेट ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं A1 इक्वल्स टू कोई एक सेट ले लेते हैं, ठीक है? 1, 2, 3 ये हमने सेट ले लिया। तो अब मैं क्या करूँगा सेम चीज़ करूँगा मैं, ठीक है? तो मैं एक काम कर लेता हूँ B1 इक्वल्स टू एक वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ पे कॉपी फंक्शन चलाता हूँ। तो A1 डॉट कॉपी फंक्शन, ठीक है? और नेक्स्ट B1 C1 लेना पड़ेगा और एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा। इसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट कराता हूँ, लिस्ट ऑफ A1, ठीक है? यहाँ पे 2 फंक्शन चल गए, अब यहाँ पे हम सेम चीज़ हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, दोनों के वैल्यूज़। थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ मैं B1 और C1, ठीक है? और यहाँ पे वेरिएबल नेम B1 C1 टाइप ऑफ द B1 टाइप ऑफ द C1, ठीक है? तो ये जो हमारा B1 था, ये कॉपी फंक्शन के थ्रू हुआ है और C1 था वो लिस्ट के थ्रू हुआ। तो अब यहाँ पे हम रन करा लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेटा तो सेम ही है 1, 2, 3, 1, 2, 3 लेकिन जब आप कॉपी फंक्शन यूज़ करोगे तो जो सेम फॉर्मेट होगा, वो सेम फॉर्मेट को कॉपी कर लेगा। लेकिन जब आप लिस्ट फंक्शन यूज़ करते हो, तो क्या डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस ये आ रहा है कि वो सेम फॉर्मेट को कॉपी नहीं करेगा, बल्कि लिस्ट के अंदर कॉपी करेगा, इस तरीके से। अब इसमें डिफरेंस क्या है सर 1, 2, 3 हो रहा है, तो अब इसमें डिफरेंस ये है नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे आगे टपल उसके बाद सेट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ क्योंकि सेट जो स्टोर करता है, वो अनऑर्डर्ड डेटा सेट को स्टोर करता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ डेटा ऐड करा दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करा दी, कुछ बूलियन वैल्यूज़ भी ऐड करा दी, यहाँ पे कुछ 10, 20 और 99 इस तरीके से 78 पॉइंट समथिंग 54 अब मैंने कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ ऐड करा दी, इसमें कुछ स्ट्रिंग है, कुछ डेटा अब इसको रिपीट भी करा लेता हूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 2, 3 इस तरीके से मैं डेटा यहाँ पे ऐड करा रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये इस डेटा को मैं वैसे ही रहने देता हूँ, ठीक है? तो मैं नहीं छेड़ूँगा, मैं एक न्यू वेरिएबल ले लूँगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो A1 और इसके अंदर मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा को मैंने ऐड किया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में पूछे, तो आपको क्लैरिटी आ जाए आपको क्या बोलना है, ठीक है? और ये कब क्लैरिटी आएगी जब अभी आप आउटपुट के ज़रिए से आपको क्लैरिटी आएगी। अब मैं सेम जो है कमांड यहाँ पे चला लूँगा मैं, इसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है? ये मैं लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? और अब ये इसको मैं सेम ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, सेम चीज़ B1 लेकिन मैं यहाँ पे सेट में कन्वर्ट करूँगा इसको, ठीक है? सेट। तो अब क्या डिफरेंसेस होता है आप देखेंगे आप यहाँ पे क्योंकि ये लिस्ट डेटा था B1 इक्वल्स टू A1 मतलब कि ये किस में कॉपी होगा? ये मेरा लिस्ट के अंदर कॉपी होगा क्योंकि सेम फॉर्मेट है, ठीक है? A1 लिस्ट में है तो लिस्ट में ही सेव होगा। ये मेरा सेव होगा सेट के अंदर, ठीक है? और जस्ट क्लैरिटी के लिए हम A1 का भी डेटा हम प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है? A1 और A1 की टाइप क्या थी? तो टाइप ऑफ द A1 इस तरीके से। तो मैं इसको रन करा लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A1 जो हमने स्टोर किया है, वो लिस्ट में स्टोर किया है। तो आप देख सकते हो कि जिस तरीके से हमने डेटा को भेजा था 1, 2, 3 ये जिस तरीके से डेटा था, सेम एज़ इट इज़ ऑर्डर इसने कॉपी किया है। लेकिन जब आप इसको कन्वर्जन फंक्शन यूज़ करते हो, जैसे कि लिस्ट फंक्शन हो गया, सेट फंक्शन हो गया, तो अब ये क्या करेगा कि आप देख सकते हो कि सेट के अंदर क्या है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड नहीं है। तो आप देख सकते हो 2 और 3 2 बार रिपीट हुए थे, यहाँ पे भी रिपीट हुए, लेकिन यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहे हैं। आप देख सकते हो 20 हमने बीच में डाला था, ये लास्ट में आ गया। हाई फर्स्ट में था, तो ये लास्ट में आ गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डेटा है, ये देखिए 99 कहाँ था, ये लास्ट में था, तो ये फर्स्ट में आ गया। तो ये कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट तो नहीं रहता, इसके अंदर कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, डुप्लीकेट डेटा अलाउड नहीं है। तो अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब आप कॉपी फंक्शन यूज़ करेंगे और कब कन्वर्जन फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है? तो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन अगर आपको सेम फॉर्मेट का ही डेटा आपको अडैप्ट करना है, डेटा सेट आपको अडैप्ट करना है तो आप कॉपी फंक्शन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेटा सेट के अंदर उसको कन्वर्ट कराना है, जब आप कन्वर्जन फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर यही है। बहुत सारे इंटरव्यू में आपको सिर्फ कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछा जाता है कि हम कॉपी फंक्शन कब यूज़ करेंगे और कन्वर्जन फंक्शन। तो कन्वर्जन फंक्शन सिर्फ लिस्ट फंक्शन नहीं है,
लिस्ट फंक्शन है, आपका टपल फंक्शन है, आपका सेट फंक्शन है, डिक्शनरी फंक्शन है। तो ये सारे के सारे कन्वर्जन फंक्शन है। डिपेंड होता है जो भी रिक्वायरमेंट आती है, उन रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज़ करते हैं। कभी कॉपी यूज़ करना पड़ता है, कभी लिस्ट यूज़ करना पड़ता है। आंसर यही है कि अगर आपको सेम फॉर्मेट एज़ इट इज़ चाहिए तो आप कॉपी यूज़ करो। अगर कहीं पे आपको कन्वर्ट कराना है, यानी कि लिस्ट से टपल कराना है, टपल से सेट कराना है, सेट से लिस्ट कराना है, इस तरीके से आपको कन्वर्जन कराना है स्पेसिफिक डेटा सेट के अंदर, तो जब आप कन्वर्जन फंक्शन आप यूज़ करोगे। ठीक है? ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टपल वीडियो के बारे में बात करेंगे।